Hello, student. Welcome back to all of you. As you know, we had even read the applications of the first law of thermodynamics in previous classes, and today we will learn about the reversible and irreversible process in thermodynamics. Okay. केमिस्ट्री में भी आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है. चलिए देख लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या दिया आपकी बुक में. एनी प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन द रिवर्स directions by variation in its condition such that any change occurring in any part of the direct process is exactly reversed in the corresponding part of reverse process is called a reversible process. अभी मैंने यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है. क्या मतलब समझ में आता है यहाँ पर है ना. क्या मतलब समझ में आता है आपको. रिवर्सेबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो अपोजिट ऑर्डर में कुछ इस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है जिसे सीधे ऑर्डर में होने वाले, है ना, जिसे सीधे ऑर्डर में होने वाले सभी चेंजेस को अपोजिट ऑर्डर और अपोजिट सेंस में रिप्लेस्ड किया जा सके, किसी भी तरीके का चेंज बाकी ना रहे. समझ में आ रहा है यहाँ पर दैट मीन्स रिवर्सेबल प्रोसेस का मतलब क्या होगा. फॉरवर्ड प्रोसेस होने पर या फॉरवर्ड ऑर्डर में जाने पर जो सारे चेंज हमको देखने मिल रहे हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर, रिवर्स ऑर्डर में जाने पे भी वो सारे के सारे चेंज देखने मिले, बट अपोजिट ऑर्डर और अपोजिट सेंस में. समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको. नहीं समझ में आया, अब इस चीज़ को समझिए. अब आगे देखिए मैं क्या पढ़ रही हूँ. क्या लिखा है बेटा यहाँ पर. दस इफ सम वर्क इज डन बाय द सिस्टम इन द डायरेक्ट प्रोसेस एंड equal amount of work must be done on the system in the reverse process. ठीक है. क्या लिखा है. if some work is done by the system in the direct process and equal amount of work must be done on the system in the reverse process. कहने का मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है यदि किसी सिस्टम पर या किसी सिस्टम के द्वारा कोई वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, जैसे एक्सपेंशन में याद होगा मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर बेटा, वर्क्स डन, है ना, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क्स डन बाय गैसेस ड्यूरिंग एक्सपेंशन मैंने आप लोगों को बताया था. एक्सपेंशंस के दौरान क्या होती हैं, वर्क जो गैसेस होती हैं यहाँ पर वो वर्क परफॉर्म करती हैं. यहाँ पर वो क्या करती हैं, वर्क परफॉर्म करती है. किस तरीके का वर्क परफॉर्म करती है बेटा, वो उनका वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ने से पिस्टन को वो ऊपर की ओर ढकेलती है, तब वो वर्क पॉजिटिव के तौर पर काउंट होता था. याद होगा आप लोगों को, ठीक है. यदि मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रही हूँ तो जितना वर्क गैस एक्सपेंशंस के दौरान गैसों ने किया, दैट मीन्स सिस्टम के द्वारा किया गया, ठीक उतना ही वर्क रिवर्स ऑर्डर में आप सिस्टम पर करेंगे. आ रही बात समझ यहाँ पर. ठीक उतना ही अमाउंट, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, सिस्टम पर किया जाएगा. किसके द्वारा, आपके या मेरे, हम दो में से किसी एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उस सिस्टम पर उतना ही क्वांटिटी या उतनी ही अमाउंट का वर्क जो है वो परफॉर्म किया जाएगा. समझ में आ रहा है यहाँ पर. ये कब होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा. तो क्या हुआ यहाँ पर चेंज वही हुआ है, लेकिन चेंज अपोजिट ऑर्डर और अपोजिट सेंस में हुआ है ना. एक वक्त क्या हो रहा था यहाँ पर सिस्टम द्वारा वर्क किया जा रहा था और दूसरे में अपोजिट ऑर्डर अपोजिट सेंस में जब आप रिवर्स जा रहे हैं यहाँ पर रिवर्स, दैट मीन्स अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हम बात करें थी कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन के दौरान क्या होता है, पिस्टन प्रेशराइज किया जाता है, पिस्टन को नीचे की ओर ढकेला जाता है. एज यू नो मैंने आप लोगों को बताया था. एक्सपेंशंस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पिस्टन ऊपर होता है, दैट मीन्स गैसों द्वारा वर्क परफॉर्म किया जाता है, और वही पिस्टन जब हमारे द्वारा नीचे की ओर ढकेला जाएगा, आधी बात यहाँ पर समझ, तो सिस्टम पर वर्क होगा. बट सिस्टम पर ठीक उतना ही वर्क होता है. यदि सिस्टम पर ठीक उतना ही वर्क होता है जितना कि सिस्टम द्वारा वर्क परफॉर्म किया गया, तो ऐसी कंडीशंस में वो वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो ऐसी स्थिति में वो प्रोसेस जो है वो आपका रिवर्सेबल हो जाएगा. यहाँ पर रिवर्सेबल प्रोसेस का मतलब जितना सीधा जाने पर हुआ है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाने पर हुआ है, उतना ही क्या होना चाहिए, चेंज आपको रिवर्स ऑर्डर में जाने पे भी देखने मिले. सेम वही चेंज बट अपोजिट ऑर्डर और अपोजिट सेंस में. आ रही बात यहाँ पर समझ. जब आप फॉरवर्ड जा रहे थे तो वर्क परफॉर्म किया जा रहा था किसके द्वारा, सिस्टम्स के द्वारा, बट जब आप रिवर्स जा रहे हैं तो वही वर्क जो है वो सिस्टम पर परफॉर्म किया जा रहा है. तो एक वर्क पॉजिटिव था, ठीक उतने ही इक्वल अमाउंट का वर्क जो है वो क्या है यहाँ पर नेगेटिव है, बट नेगेटिव है, नेगेटिव से मतलब अपोजिट है यहाँ पर. तो ये निकलता है यहाँ पर रिवर्सेबल का मतलब यहाँ पर. ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया. चलिए आगे थ्योरी पढ़ते हैं. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, आगे लिखा है यहाँ पर क्या, इफ़, यहाँ से पढ़ रही हूँ ये इफ़ से,
If some heat is absorbed by the system in the direct process, it must release an equal amount of the heat to the surroundings in the reverse process. Exactly my point. यदि क्या किया जा रहा है किसी सिस्टम पर किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम, जनरली क्या होता है सिस्टम से मतलब हमारा किससे होता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम से मतलब हमारा किसी मशीन या इंजन से होता है। यदि वो क्या कर रहा है अपने डायरेक्ट प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब करता है, बेसिकली क्या होता है हीट एनर्जी के तौर पे वो हीट को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है हीट एब्जॉर्ब, तो बदले में क्या करता है वर्क परफॉर्म करके देता है। आधी बात यहाँ पर समझ, हीट एब्जॉर्ब करता है बदले में वर्क परफॉर्म करके देता है। बट यदि आप डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट प्रोसेस की बात करें, दैट मीन्स जब आप रिवर्स ऑर्डर की बात करें, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा, यदि रिवर्स ऑर्डर में वो ठीक उतना ही हीट जितना वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक उतनी हीट यदि वो क्या करे सराउंडिंग्स को दे या सराउंडिंग्स को रिलीज करे, तो ऐसी कंडीशंस में प्रोसेस क्या हो जाएगा रिवर्सेबल हो जाएगा। आरी बात समझ, दैट मीन्स डायरेक्ट प्रोसेस का मतलब हमारा फॉरवर्ड ऑर्डर से है, और इनडायरेक्ट प्रोसेस से मेरा मतलब रिवर्स ऑर्डर से। यहाँ पर बात आपको समझ में आ रही है? तो जितना उसने लेफ्ट टू राइट जाने पर या बोलना चाहिए यहाँ पर फॉरवर्ड ऑर्डर में जाने पर हीट एब्जॉर्ब की थी, यदि वो उतने ही अमाउंट की हीट क्या कर देता है रिलीज कर देता है किसको, सराउंडिंग्स को, रिवर्स ऑर्डर में जाने पर, तो ऐसी कंडीशंस में ये जो चेंज हो जाएगा, ये जो प्रोसेस हो जाएगा वो आपका रिवर्सेबल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर और आगे पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं अब। At the end of the reversible process, both the system and the surroundings must return to their initial state. कहने का मतलब ये, यदि आप रिवर्सेबल प्रोसेस की बात करें तो रिवर्सेबल प्रोसेस में क्या होगा, चाहे सिस्टम हो चाहे सराउंडिंग हो, सराउंडिंग से मेरा मतलब उसके चारों और के एटमॉस्फेयर से, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर घूम फिर कर अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाएंगे, है ना, घूम फिर कर। दैट मीन्स डायरेक्ट प्रोसेस और इनडायरेक्ट प्रोसेस। डायरेक्ट से मेरा मतलब फॉरवर्ड से है और इनडायरेक्ट से मेरा मतलब रिवर्स ऑर्डर से है। तो दोनों ऑर्डर्स कंप्लीट करने के बाद आपका जो चाहे सिस्टम हो, चाहे थर्मोडायनामिक सिस्टम्स हो, चाहे सराउंडिंग हो, दोनों अपने इनिशियल स्टेट पर आ जाएंगे। ये होता है रिवर्सेबल प्रोसेस का मतलब। ये रिवर्सेबल प्रोसेस में ये कंडीशन आपको देखने मिलती है। यदि वो अपनी इनिशियल स्टेट में कम बैक नहीं हो रहा है, समझिए यहाँ पर है ना, इनिशियल स्टेट में यदि वो कम बैक नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपका प्रोसेस पूरी तरह से रिवर्सेबल नहीं है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। चलिए कुछ यहाँ पर हम एसेंशियल कंडीशन पर जोर दे देते हैं। यहाँ पर हियर आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द रिवर्सेबल प्रोसेस। कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए तभी आपका प्रोसेस रिवर्सेबल हो पाएगा। क्या दिया यहाँ पर, द प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक। फॉर दिस द प्रोसेस मस्ट बी कैरिड आउट द इनफिनिटेसिमली slowly to that the system remains in thermal and the mechanical equilibrium with the surroundings throughout। क्या मतलब समझ में आया इससे आपको? ये कंडीशन तो पहले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कहने का मतलब ये बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि यदि आप चाहते हैं कि रिवर्सेबल प्रोसेस हो, तो रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए सबसे जो पहली कंडीशन बनती है कि प्रोसेस क्या होना चाहिए, धीमी धीमी रफ्तार से होना चाहिए, ताकि टेम्परेचर जो है वो आसानी से चेंज ना हो या जल्दी में चेंज ना हो। टेम्परेचर जो है लंबे समय तक एक सा बना रहे, ठीक है, प्रोसेस आइसोथर्मल बना रहा है ना, समझ में आ रहा है यहाँ पर और ऐसी कंडीशंस में ही, क्योंकि प्रोसेस जब आइसोथर्मल होता है तभी हमको रिवर्सेबल प्रोसेस जनरली देखने मिलता है। इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, क्या होना चाहिए यहाँ पर प्रोसेस धीरे धीरे होना चाहिए। एकदम से होगा तो टेम्परेचर एकदम से चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर हमको रिमेंस कॉन्स्टेंट चाहिए, क्योंकि हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो सिस्टम है यहाँ पर उसी में जो लिखा है वो क्या लिखा है यहाँ पर, सिस्टम जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। आपने टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा था जिसमें आपको मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बता दी थी, है ना। अब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, अर्थात जो सिस्टम है और उसके चारों और दैट मीन्स जो सराउंडिंग है यहाँ पर उनके बीच में किसी तरह का कोई एनदर या अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वहाँ पर अप्लाई मत हो, है ना। यदि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स वहाँ पर उनके बीच अप्लाई हो जाता है तो दोनों अपनी इनिशियल स्टेट में कम बैक नहीं हो पाएंगे। इनिशियल स्टेट में कम बैक होने के लिए, है ना, इनिशियल स्टेट में कम बैक होने के लिए ज़रूरी है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का बना होना, है ना, इस कंडीशन का होना। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर दूसरा एसेंशियली कंडीशन क्या यहाँ पर दूसरा यहाँ पर लिखता है, द dissipative force such as viscosity, frictions and inelastic etc should be absent। बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या बात करें, किस तरह के फोर्स की बात करें यहाँ पर ऐसा फोर्स जिससे एनर्जी लॉस होती है, ऐसा फोर्स जिससे एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी किसी न किसी रूप में हो सकती है, दैट मीन्स बाय द फ्रिक्शन, बाय द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे साउंड के तौर पे भी एनर्जी वेस्ट हो जाती है,
फ्रिक्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। यदि भाई कोई प्रोसेस हो रहा है फैक्ट्रियों में हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ में हो, मशीन्स जहाँ पर पे होती हैं, तो जब मशीन्स के थ्रू वर्क परफॉर्म किया जाता है तो मशीन्स के जो पार्ट्स हैं उनके बीच तो फ्रिक्शंस होगा ही होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। तो एनर्जी तो हीट जो एनर्जी है, चाहे करंट एनर्जी हो चाहे हीट एनर्जी हो, एनर्जी का कुछ पार्ट जो होता है वो इन सारी चीज़ों के तौर पर वेस्ट तो होता ही होता है। लेकिन इसने शर्त क्या रख दी है, प्रोसेस तभी रिवर्सेबल हो पाएगा जब कि एनर्जीज़ का इन सारी चीज़ों में वेस्ट ना हो। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, यानी आप यहाँ पर पे किसी लिक्विड की विस्कोसिटी को या बॉडीज़ के बीच होने वाले, दो बॉडीज़ या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच होने वाले फ्रिक्शंस को अवॉइड कीजिए, ऐसा बोल रहा है, हालांकि जो कि पॉसिबल नहीं है। आई बात यहाँ पर आपको समझ में क्या बोल रही हूँ। इसका रीज़न यही यहाँ पर पे एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, अभी जो मैंने यहाँ पर बताया, जो ये जो कंडीशन है यहाँ पर पे, स्पेशली ये जो कंडीशन है यहाँ पर पे, इस कंडीशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये एसेंशियल वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ रिवर्सेबल प्रोसेस है। भाई ये बोल रहा है कि आप किसी लिक्विड की विस्कोसिटी को अवॉइड कीजिए, फ्रिक्शंस को एब्सेंट लेकर के चलिए, तो भाई हाउ कुड बी पॉसिबल, है ना। मैं ये बोलूँगी कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें तो होनी है। तो इन चीज़ों को एब्सेंट करना या इनको नेग्लिजिबल लेकर के चलना कि भैया प्रोसेस रिवर्सेबल हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जबकि ये वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन है, इट मीन्स रिवर्सेबल प्रोसेस बिहेवियर में पॉसिबल नहीं। इससे आपको ये बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि देखिए एनर्जी लॉस ना केवल इस रूप में, क्योंकि जब कभी क्या होती है, एनर्जी ट्रांसमिशन होता है। एनर्जी का क्या होता है, बेसिकली एनर्जी तो सभी को पता है, ना तो प्रोड्यूस होती है और ना ही वो एंड होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, चेंज होती है। दैट मीन्स हीट ट्रांसमिशन होता है, बेसिकली हीट ट्रांसमिशन होता है। तो हीट ट्रांसमिशन कई तौर पर होता है, जैसे कि कन्वेक्शन होता है, कंडक्शन होता है और रेडिएशंस के तौर पे, है ना। सिस्टम क्या करता है यहाँ पर सिस्टम में कई सारी एनर्जीज लॉस होती हैं, और लॉस होने की वजह मैंने जैसे कि बेसिकली आपको बता दिया। तो इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, है ना। ये लॉस है और इस लॉस को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, एब्सेंट लेकर के नहीं चल सकते हैं। वजह यही है कि ये जो रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, इट्स नॉट पॉसिबल इन बिहेवियर, दैट मीन्स रियल में पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि कोई भी ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस, है ना, नहीं है जो क्या हो, फ्रिक्शन फ्री हो। आ रही बात समझ, फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस पूरी तरह से ना तो इंसुलेटर होता है ना ही पूरी तरह से कंडक्टर होता है। एंड दैट्स वाई जो रिवर्सिबिलिटी है वो एक मात्र केवल और केवल आइडल हाइपोथेसिस है। व्हाट? आइडल हाइपोथेसिस। आ रही बात समझ यहाँ पर और इसे हम अपने कन्वीनियंट के लिए, है ना, कन्वीनियंट के लिए आप बोल सकते हैं यहाँ पर जिन प्रोसेस में रिवर्सिबिलिटी के लिए जो एसेंशियल कंडीशंस हैं यहाँ पर उनका पालन जो है वो लगभग क्या होता है यहाँ पर लगभग होता है, उन्हें हम क्या पढ़ लेते हैं यहाँ पर रिवर्सेबल प्रोसेस मान सकते हैं। लेकिन ये हमारे कन्वीनियंट के लिए, असल में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन शर्तों पर खरे उतर पाना पॉसिबल नहीं है जो इसके लिए बेसिक कंडीशंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो रिवर्सिबिलिटी है वो एक्चुअली में कैसा कॉन्सेप्ट है, एक आइडल हाइपोथेसिस है। आ रही बात समझ, जो सिर्फ इमेजिनेशन में पॉसिबल है ना। आइडल की कंडीशन जैसे कि आप जानते हैं बिहेवियर में पॉसिबल नहीं होती है, और रीज़न मैंने आपको बता दिया। ये जो यहाँ पर जो सेकंड एसेंशियल कंडीशन है वो बिहेवियर में पॉसिबल नहीं है, और जिसके बिना रिवर्सिबिलिटी, कोई प्रोसेस रिवर्सेबल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है यहाँ पर तो, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं और इसी आइडल हाइपोथेसिस के बेसिस पर कार्नोट थ्योरम है, कार्नोट इंजन्स है ना, जिसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया यहाँ पर। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट। इसमें कुछ और है जो मेरे बताने लायक है, हाँ इसमें और भी है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। आपके पास और भी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं, रिवर्सेबल प्रोसेस से रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं। हम क्या करते हैं एक्चुअली, अब आप बोलेंगे मैडम अभी तो आप बोल रहे थे बिहेवियर में पॉसिबल नहीं है, बावजूद यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं रियल लाइफ में रिवर्सेबल प्रोसेस पर बेस्ड। तो लेट मी क्लियर बेटा, ये जो है एक्चुअली इसमें क्या है, इनको रिवर्सेबल की कैटेगरी में डाला गया, बट ये प्योर रिवर्सेबल नहीं है। क्योंकि आप यदि बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, तो प्योर रिवर्सिबिलिटी रखने वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया, 100 में 100% रिवर्सेबल कोई भी प्रोसेस नहीं होता है ना। 100 में 90% तक वो रिवर्सेबल हो सकता है, बट अप टू 100% पॉसिबल नहीं है। तो जो 90% शो कर रहा है रिवर्सिबिलिटी, उन्हीं को हम रिवर्सेबल प्रोसेस की कैटेगरी में डालते हुए डेली लाइफ से कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। जैसे पहले एग्जाम्पल आपके में दिया है, ठीक है, छोड़ो, आप देख सकते हैं पर पहले एग्जाम्पल सभी को समझ में आ रहा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग्स इज अप्रॉक्सीमेटली रिवर्सिबल। जैसे आपको स्प्रिंग पकड़िए और स्प्रिंग को क्या कीजिए, आप
बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही अच्छे से कंप्रेस कीजिए। आ रही बात यहाँ पर समझ। और आप वो फोर्स जब हटाते हैं तो अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी उसमें एक्सटेंशन आ जाता है। आ रही बात समझ। दैट मीन्स जितना कंप्रेस हुआ है वापस उतना ही वो एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें एक्सप्रेशन और क्या होता है यहाँ पर एक्सटेंशन दोनों देखने मिलते हैं यहाँ पर अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। चूंकि क्या होता है स्प्रिंग को दबाने पर, दैट मीन्स कंप्रेस करने के बाद जब वो एक्सटर्नल फोर्स हटाया जाता है तो वापस चूंकि वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाती है ना, चूंकि वो अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कंप्रेस की गई थी, वापस उसमें एक्सटेंशन हो जाता है, वापस वो अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो गया, जब आप जा रहे थे डायरेक्ट प्रोसेस में तो आपने क्या किया, कंप्रेस किया उसे। जब आप डायरेक्ट प्रोसेस में किया तो कंप्रेस किया, कंप्रेस के दौरान आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया था उसके दोनों टर्मिनल्स पर से, दोनों एजेस पर से। जितना फोर्स आप दे रहे थे एक्सटेंशन के दौरान आप उतना ही फोर्स रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, और तब क्या होता है यहाँ पर वो कम बैक होती है अपनी इनिशियल स्टेट में। तो ये जो प्रोसेस है कंप्रेस होने से एक्सटेंड होने तक वापस, ये रिवर्सेबल प्रोसेस की कैटेगरी में आएगा यहाँ पर आ रही बात समझ। हाँ, बट यदि आप कहाँ चले जाते हैं यहाँ पर इफ़ यू आर गोइंग आउट द लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी, इन दैट कंडीशन योर प्रोसेस विल नॉट रिवर्सिबल। होप आपको समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जाम्पल यहाँ पर इसके देखिए क्या दिया, अ वर्किंग सब्सटेंस टेकन अलॉन्ग द कंप्लीट कार्नोट साइकिल्स। अभी आपने साइक्लिक प्रोसेस देखा नहीं पढ़ा होगा, आपके सिलेबस से हटा दिया गया। साइक्लिक प्रोसेस में भी बेसिकली क्या होता है, कम बैक होने वाला केस होता है। क्या होता है, कम बैक होने वाला केस होता है यहाँ पर जहाँ से चलना शुरू हुआ था, यदि कोई सब्सटेंस क्या होता है वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर कम बैक हो जाता है प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, तो वो प्रोसेस साइक्लिक होता है यहाँ पर जिसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट ही मैटर रखता है साइक्लिक प्रोसेस में। और साइक्लिक प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है यहाँ पर कांस्टेंट बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है, घूम फिर कर एक हो जाती है। क्या हो जाती है, घूम फिर कर एक हो जाती है। तो वही यहाँ पर कि कार्नोट साइकिल जब आप पढ़ते हैं तो कार्नोट इंजन्स में जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, बेसिकली पूरा का पूरा क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने बताया कार्नोट इंजन एक इमेजिनेशन पर बेस्ड है। क्यों, क्योंकि वो किस हाइपोथेसिस को लेकर चलता है, रिवर्सिबिलिटी के हाइपोथेसिस को लेकर चलता है, जो कि एक आइडल हाइपोथेसिस है, एंड दैट्स व्हाई ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और भी चीज़ें, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिवर्सिबल इफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के प्रोसेस को भी रिवर्सिबल बताया जा रहा है यहाँ पर, इफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज नेग्लिजिबल। लेकिन शर्त क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस जो है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं है। एक शर्त पर उसको रिवर्सिबल बताया जा सकता है, यदि आप क्या करें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रेसिस्टेंस को क्या करके चले यहाँ पर अवॉइड लेकर के चले, अवॉइड करते हुए चले, तब की कंडीशंस में, है ना। यदि रेसिस्टेंस बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर तो वापस से आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर नहीं जा सकेंगे। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, टूटता है बेसिकली, प्लस माइनस में क्या होता है बेसिकली टूटता है, तो उन प्लस माइनस से वापस आपको क्या करना है, उस कंपाउंड की ओर पहुँचना है ना। लेकिन रेसिस्टेंस तो होता है बेसिकली, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपको रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ये आपको नेगलेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस जो है वो आपका रिवर्सिबल की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं। A complete reversible process is an idealist concept as it can never be released because dissipative force cannot be completely eliminated। जैसे कि मैंने आपको पहली लाइन में ही बता दिया था, यहाँ पे यहीं पे ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी थी जब मैं वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस बता रही थी तब। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इस डिसिपेटिव फोर्स को आप क्या नहीं कर सकते, पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते, या पूरी तरह से बाहर नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे कि आपको बताया गया था, जो मैकेनिकली प्रोसेस होता है, जो मशीनरी प्रोसेस होता है, उसमें फ्रिक्शन तो होता ही होता है। दैट मीन्स वो फ्रिक्शन फ्री तो हो ही नहीं सकता, तो फ्रिक्शन के तौर पे एनर्जी तो वेस्ट होती ही होती है। अब यदि 100% में से 5 या 10% भी वेस्ट हो गया, आ रही बात यहाँ पर समझ, तो वापस अब कम बैक कैसे होंगे, है ना। तो प्रोसेस रिवर्स में पूरा का पूरा कैसे होगा, जो वेस्ट हो गया वो वेस्ट हो गया। आ रही बात यहाँ पर समझ। तो जो उस एनर्जी का एब्जॉर्ब की गई हीट का यदि कुछ परसेंट वेस्ट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, एज यू नो, अकॉर्डिंग टू व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, एब्जॉर्ब की गई हीट का कितना परसेंट बोलना चाहिए बेटा यहाँ पर
एब्जॉर्ब की गई हीट का मोस्ट ऑफ द परसेंट जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर वर्क परफॉर्म होता है उसके थ्रू, वर्क परफॉर्म होता है, और बाकी जो होता है वो उसकी इंटरनल एनर्जीज में चेंज कर देता है यहाँ पर। ये बात आपको पता है। यदि मैं बोलूँ भाई कि भाई वो तो भैया उसमें किसी तरीके का फोर्स वर्क ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, डिसअपेक्टिव फोर्स तो वर्क कर ही नहीं रहा है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी ही नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में ये वाला केस आ जाता है यहाँ पर। दैट मीन्स आपको क्या मिल जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कंट्राडिक्शन मिल जाता है ना। और जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो पहले आया है ना। तो ऐसे किसी लॉ का यदि कंट्राडिक्शन मिल रहा है मतलब वो कंडीशन क्या है यहाँ पर गलत है। तो रिवर्सेबल प्रोसेस जो है वो सिर्फ एक इमेजिनेशन पर बेस्ड है ना। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो असल मायनों में पूरी तरह से रिवर्सेबल हो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इरिवर्सेबल प्रोसेस में। बहुत देर हो गया, अब आ जाते हैं इरिवर्सेबल प्रोसेस में। क्या लिखा है बेटा, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। एनी प्रोसेस विच कैन नॉट बी reacted in the reverse directions exactly, it's called an irreversible process. Most of the process occurring in the nature are irreversible process. Exactly मतलब आपने रिवर्सेबल प्रोसेस को जैसा पढ़ा, जैसा डिफाइन किया, उसके जस्ट अपोजिट। कहने का मतलब आपने रिवर्सेबल में क्या पढ़ा था, रिवर्सेबल में आपने क्या पढ़ा था, अपोजिट ऑर्डर में, है ना। इस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है जिसमें सीधे ऑर्डर में होने वाले सारे चेंजेस और सारे चेंजेस को अपोजिट ऑर्डर और अपोजिट सेंस में इस्तेमाल किया जा सके, रिप्लेस किया जा सके, है ना। कोई भी चेंज बाकी ना रहे। लेकिन इसमें सिर्फ साफ बोल दिया है, इसमें क्या बोल दिया यहाँ पर कोई ऐसा प्रोसेस इरिवर्सेबल कहलाता है यहाँ पर जो अपोजिट ऑर्डर में ठीक उन्हीं सारे स्टेट्स को कंप्लीट नहीं करता, ठीक उन सारे स्टेट्स को कंप्लीट नहीं कर सकता या नहीं करता जिन स्टेट से होकर के वो सीधे ऑर्डर में या डायरेक्ट प्रोसेस में कंप्लीट हुआ था। कहने का मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पर कहने का मतलब प्रोसेस हो रहा है डायरेक्ट, यानी लेफ़्ट टू राइट। आप समझ लीजिए, लेफ़्ट टू राइट यानी कि डायरेक्ट प्रोसेस हो रहा है। डायरेक्ट प्रोसेस में हुआ कुछ चेंजेस, तो वो सारे चेंजेस जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में जाने पर या रिवर्स ऑर्डर या अपोजिट ऑर्डर या इनडायरेक्ट प्रोसेस के दौरान वो सारे चेंज वो सारे चेंज अपोजिट ऑर्डर और अपोजिट सेंस में देखने नहीं मिलेंगे। आरी बात समझ, नहीं मिलेंगे देखने, और तब वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, इरिवर्सेबल कहलाएगा। और जैसे कि मैंने बताया रिवर्सेबल तो क्या है यहाँ पर सिर्फ एक आइडियल हाइपोथेसिस है, बिहेवियर में पॉसिबल नहीं। तो बिहेवियर में क्या पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सेबल प्रोसेस। इसलिए जितने भी प्रोसेस हम बेसिकली पढ़ते हैं, जितनी भी घटनाएं हम देखते हैं, चाहे केमिस्ट्री में देखें चाहे फिजिक्स में देखें, जितने भी प्रोसेस हम देख रहे हैं, जितने भी मशीनरी वर्क है, जितना भी प्रोसेस है, चूँकि आप बेसिकली क्या पढ़ते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, और जो ये बोलता है कि एब्जॉर्ब की गई हीट जो होती है वो दो पार्ट्स में क्लासीफाइड होती है। एब्जॉर्ब की गई हीट का ओवरऑल जो है वो वर्क में परफॉर्म नहीं होता है या वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है ना। एब्जॉर्ब की गई हीट का कुछ परसेंट जो है वो वेस्ट हो ही जाता है यहाँ पर। दैट मीन्स उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या इंटरनल एनर्जीज में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हरी बात समझ। तो मोस्ट ऑफ द जो प्रोसेस है वो इरिवर्सेबल होते ही होते हैं, जैसे कि डिफ्यूजन्स ऑफ गैसेस, चाहे डिफ्यूजन्स ऑफ लिक्विड बोलिए, डिफ्यूजन्स ऑफ गैसेस बोलिए, डिसोल्यूशंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर आप पढ़ लीजिए यहाँ पर जैसे कि भाई आप पानी में नमक घोर सकते हैं, लेकिन घोरे हुए नमक से वापस पानी सॉरी सपोज आपने एक बार किसी पानी में नमक घोर दिया, लेकिन नमक घोरने के बाद नमक तो डिसॉल्व हो चुका है, पूरी तरह से घुल चुका है यहाँ पर है ना। अब उससे वापस क्या आप नमक अलग कर सकते हैं? यदि मैं रिवर्स ऑर्डर में जाऊँ तो जो नमक मैंने ऐड किया था वो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर उसे मुझे क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो क्या ये पॉसिबल है यहाँ पर नहीं पॉसिबल है। ये प्रोसेस क्या है, सिर्फ एक तरफा है, रिवर्सेबल बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, बाई कंडीशनल प्रोसेस है। बट ये क्या है यहाँ पर ये एक सिंगल डायरेक्शंस में या एक ही डायरेक्शंस में होने वाला प्रोसेस होता है यहाँ पर जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना। अब जंग लगे लोहे से क्या वापस लोहे की प्राप्ति की जा सकती? वो तो कच्चा हो गया है ना। जंग झड़ा भी दोगे तो भी प्योर लोहा आपको वापस मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक डायरेक्शन में होने वाला प्रोसेस है। दैट मीन्स वन ऑफ द इरिवर्सेबल प्रोसेस की कैटेगरी में आएगा यहाँ पर जैसे सडन एक्सपेंशंस आर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस, गैसेस का अचानक से क्या होना, उसमें विस्तार होना या फिर उनका अचानक से कॉन्ट्रास्ट हो जाना यहाँ पर ये भी क्या है यहाँ पर एक तरफा है। मैं सडन एक्सपेंशन की बात करी ना यहाँ पर सडन एक्सपेंशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर या कॉन्ट्रैक्शन, ये जो है यहाँ पर दोनों ही चीज़ें इरिवर्सेबल प्रोसेस की कैटेगरी में आएंगी। ओके,
देखिए यहाँ क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर पे वाई इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, क्या पढ़ रहे थे अपन, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर पे क्या चीज़, द रिवर्सिबिलिटी इज रिवर्सिबिलिटी, है ना, reversibility a basic concept of thermodynamics mainly deals with the efficiency with which a heat engines converts heat into work. According to the second law of thermodynamics, no heat engines can have an efficiency of 100%. But then, what is the maximum efficiency possible? For the heat engines working between the two temperatures T1 and T2. It's found that an idealist heat engine based on the reversible cyclic process can have the highest possible efficiency. All practical engines involving irreversible process have efficiencies lower than the limited efficiency. Hence, the reversibility is an important concept. ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अभी आप देखेंगे, हीट इंजन्स की यदि बात करें तो हीट इंजन हट चुका है, लेकिन बेसिकली हीट इंजन्स में क्या होता है, एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, एक सोर्स होता है और तीसरा सिंक होता है। सिंक से मतलब हमारा सराउंडिंग से होता है। तो ये सोर्स, इसका टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर, तो सोर्स ऑफ हीट, इसका टेम्परेचर क्या होगा, अप्रॉक्स टू इन्फिनाइट होगा, जिसे हम T1 कंसिडर कर लेते हैं। बीच में क्या होगा, आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है और तीसरा क्या होता है यहाँ पर आपका सिंक, दैट मीन्स सराउंडिंग, जिसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिसे हम T2 के तौर पर कंसिडर कर लेते हैं। तो जब आप क्या करते हैं, हीट इंजन की बात करते हैं, तो ये तीन बेसिकली उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हीट वो क्या करते हैं यहाँ पर सीधे डायरेक्ट प्रोसेस में क्या करता है, सोर्स ऑफ हीट से हीट एब्जॉर्ब करता है, बदले में वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा, और वर्क परफॉर्म करके क्या करेगा, सिंक को, दैट मीन सराउंडिंग को हीट, जो कि टेम्परेचर T2 पर बना हुआ है यहाँ पर उसे हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। बेसिकली ये प्रोसेस देखने मिलता है यहाँ पर है ना। और इसमें क्या होता है यहाँ पर चूँकि वो, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये होता है बेसिकली। और 100% इफिशिएंसी से मतलब क्या होता है, जैसे कि क्या करते हैं अपन, जैसे बेसिकली एनर्जी हम अपने लिए क्या पढ़ते हैं, कैपेसिटी वर्ड यूज़ करते हैं, मशीन्स के लिए हम इफिशिएंसी वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर। दैट मीन्स मैक्सिमम वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होती है यहाँ पर ठीक है, किसकी कैपेबिलिटी की बात की जा रही है, किसी मशीन्स की कैपेबिलिटी की बात को हम इफिशिएंसी के तौर पर पढ़ते हैं। 100% इफिशिएंसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या पूरी तरह से एब्जॉर्ब की गई हीट को पूरी तरह से वर्क में परफॉर्म करना। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने जितनी हीट, सपोज यदि उसने डेल क्यू या क्यू हीट एब्जॉर्ब की है, तो वो डब्ल्यू बस वर्क परफॉर्म कर रहा है, या वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा सिर्फ डब्ल्यू वर्क परफॉर्म हो रहा है, और क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हीट का कुछ परसेंट क्या हो रहा है यहाँ पर सिंक को रिलीज़ किया जा रहा है यहाँ पर तो 100% वर्क परफॉर्म हुआ क्या, नहीं हुआ यहाँ पर 100% एफिशिएंसी मिली क्या, नहीं मिली। एनर्जीज क्या हो गई यहाँ पर लॉस्ट हो गई, सराउंडिंग्स को दे दी गई यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर कि कोई भी क्या करेगा यहाँ पर मैक्सिमम या लिमिटिंग इफिशिएंसी के अंदर या उससे कमी क्या करता है यहाँ पर इफिशिएंसी रखता है हर एक इंजन, इंक्लूडिंग क्या बोलेंगे यहाँ पर अपन, ऑल द इंजन्स। ठीक है, बट यदि हम बात करें यहाँ पर किसकी, रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लाते हैं, जो कि एक आइडियलिज्म कंडीशन है यहाँ पर उसमें क्या होगा यहाँ पर हम ऐसे इंजन की इमेजिनेशन करते हैं जो क्या हो रहा है यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसेस में जितना हीट रिलीज़ करता है यहाँ पर सराउंडिंग को देता है, तो रिवर्स प्रोसेस में सराउंडिंग से उतना ही हीट लेकर बदले में क्या करता है यहाँ पर उतना ही हीट लेकर के क्या करता है, उतना ही हीट क्या करता है यहाँ पर सोर्स को देता है, बदले में सोर्स को देता है, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर। ये रिवर्सेबल प्रोसेस या बोलना चाहिए यहाँ पर रिवर्सेबल प्रोसेस की इमेजिनेशन पर बेस्ड है। तो रिवर्सिबिलिटी इस तरीके से क्या एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बन जाता है आपके लिए, यदि आप 100% एफिशिएंसी वाले किसी मशीन का इमेजिनेशन करते हैं या उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लाते हैं, तो उस कंडीशंस में रिवर्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रोल प्ले करता है। ठीक है, हालांकि ये आप लोगों के सब्जेक्ट से हट चुका है, तो इस पर डिस्कशन हम नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म है यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। यहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा थर्मोडायनामिक्स, कार्नोट थ्योरम यहाँ पर दिया है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देख लेते हैं हम। सेकेंड लॉ भी यहीं कहीं दिया होना चाहिए यहाँ पर, आई थिंक यहीं कहीं आपको मिल जाएगा। मैं चेक करती हूँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहाँ है। फर्स्ट, वेयर इज द सेकेंड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेशन यहाँ पर ओके, एप्लीकेशंस अप्लाई टू द ओके, वेयर इज द सेकेंड लॉ, ये हियर इज द सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा गौर कीजिए यहाँ पर क्या बोलते हैं यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। देयर आर मैनी प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड येट दे आर
never observed the principle which disallows such phenomena as discussed in limitations of first law of thermodynamics. Consistent with the first law of the thermodynamics, it's called second law of thermodynamics. It can be stated in a number of ways as follows. बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन किया है या बोलना चाहिए बताया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कैल्विन प्लैंक ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लेकर, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो फर्स्ट लॉ को ही थोड़ा सा बोलना चाहिए यहाँ पर क्या थोड़ा सा डेकोरेट करके लाइक थोड़ा सा और उसको अपग्रेड करके बोला गया स्टेटमेंट है। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ही अपग्रेड फॉर्म है। चीज़ वही है बट उसी का अपग्रेड फॉर्म है यहाँ पर उसी चीज़ को थोड़े अलग तरीके से थोड़ा सा सजा धजा के बोला गया। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसे बोलते हैं ना कि एब्जॉर्ब की गई हीट 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स जैसे कंक्लूजन क्या निकलता है कि एब्जॉर्ब की गई 100% हीट जो है वो 100% वर्क परफॉर्म करके कोई भी मशीन नहीं देती है। एब्जॉर्ब की गई हीट का कुछ परसेंट जो होता है वह कुछ परसेंट जो होता है वो क्या होता है वेस्ट हो जाता है यहाँ पर जैसे कि इंटरनल एनर्जीज में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल मैंने आपको बताया यहाँ पर वही सेकेंड लॉ भी है। सेकेंड लॉ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए ये किस पर बेस्ड है, इन विच द एनर्जी इज कंजर्व्ड, है ना, क्योंकि ये क्या है ऊर्जा संरक्षण को जो आप बेसिकली बचपन में पढ़ते थे द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, है ना, उसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो अब तक नहीं देखा गया है द एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड येट दे आर नेवर ऑब्जर्व द प्रिंसिपल विच डिसअलाउज द सच फिनोमेना। ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को फुलफिल ना करता हो। अरे बात यहाँ पर समझ, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को फुलफिल ना करता हो। बेसिकली कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी जो है वो हम सभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर और सारे जो मशीन्स हैं जो सारे इंजन्स हैं वो इस फिनोमेना को फॉलो करते हैं। ऐसा कोई भी मशीन या इंजन नहीं है जो इस प्रिंसिपल को क्या करता हो, डिसअलाउ करता हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कि एक्चुअली में क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ही एक रूप है, आप जिसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जिसे ही आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के तौर पे पढ़ेंगे। क्या कहता है कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या है, यदि मैं बोलूँ कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन द टर्म ऑफ कैल्विन क्या है, इन द टर्म ऑफ कैल्विन क्या है, तो ज़रा यहाँ पर देखिए इन द टर्म ऑफ कैल्विन क्या है, व्हाट इज द कैल्विन स्टेटमेंट्स related to या regarding to the second law of thermodynamics. It is impossible to construct an engine which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work. आज बात यहाँ पर आपको समझ क्या कहा उन्होंने बेटा, किसी भी ऐसे इंजन या मशीन के लिए जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करके उस एब्जॉर्ब किए गए हीट का कंप्लीट अमाउंट जो है वो वर्क में चेंज कर सके, ऐसे किसी भी मशीन्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है। आरी बात समझ, जो चीज़ मैं चीख के बोल रही हूँ वही चीज़ कैल्विन प्लैंक का भी स्टेटमेंट है, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर क्या चीज़ असंभवित है बेटा, कंस्ट्रक्ट एन इंजन, एक ऐसा मशीन या इंजन बना पाना जो क्या करे यहाँ पर विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द एक्सट्रैक्टिंग हीट। दैट मीन्स एक्सट्रैक्टिंग मतलब एब्जॉर्ब किए गए हीट का या एब्जॉर्ब किए गए हीट को पूरी तरह से वर्क में परफॉर्म करके दे, है ना। यदि 100% एब्जॉर्ब किया गया उसका 100% वो वर्क परफॉर्म करके दे, एब्जॉर्ब की गई हीट का 100% वर्क परफॉर्म करके दे या उसको वर्क में कन्वर्ट करे, ऐसा कोई भी मशीन या इंजन कंस्ट्रक्ट करवाना इम्पॉसिबल है। एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस होता ही होता है, जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा, और यही चीज़ कैल्विन प्लैंक का भी स्टेटमेंट है और यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ, दिस इज एप्लीकेबल टू अ हीट इंजन्स. It indicates that a working substance operating in a cyclic cannot convert all the heat extract from the source into mechanical work. It must reject some heat to the sink at a lower temperature. जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट पहले एक्सप्लेन किया है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको हीट इंजन समझाया था। हीट इंजन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है सोर्स, एक होता है वर्किंग सब्सटेंस जिसमें गैस भरी हो सकती है, मे बी वर्किंग सब्सटेंस के तौर पर बेसिकली गैस होती है, और तीसरा होता है सिंक। सिंक से इट मीन्स सराउंडिंग। जो सोर्स ऑफ हीट होता है वो हाई टेम्परेचर होता है और सिंक जो होता है वो लो टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। बेसिकली होता क्या है कि सोर्स ऑफ हीट से हीट एब्जॉर्ब की जाती है, वर्किंग सब्सटेंस द्वारा कुछ वर्क परफॉर्म किया जाता है, और
एब्जॉर्ब की गई कुछ परसेंट हीट जो है उसका कुछ परसेंट हीट का जो है वो क्या कर दिया जाता है सराउंडिंग, दैट मीन्स सिंक को रिलीज कर दिया जाता है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट है ये कहाँ अप्लाई किया गया है, हीट इंजन्स में बेसिकली हमको देखने मिलता है। जो ये सूचित करता है, जो ये क्या सूचित करता है यहाँ पर ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको, ये उस पर अप्लाई किया गया है यहाँ पर हीट इंजन्स पर। अब हीट इंजन तो हट चुका है आप लोगों का बेसिकली। तो ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है यहाँ पर और देखिए क्या है, क्लाउसियस का भी एक अपना स्टेटमेंट है। क्लाउसियस क्या स्टेटमेंट देते हैं ज़रा पढ़िए यहाँ पर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन्स undead by an external agencies to transfer heat from a body to another at higher temperatures। उन्होंने यही चीज़ कही है बट घुमा फिरा कर कही है। उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर देखिए, ये रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने बोला यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोसेस या किसी प्रोसेस में जो एक्सटर्नल वर्क किए बिना, किसी प्रोसेस में एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म किए बिना, है ना, किसी ठंडी बॉडी या ठंडे ऑब्जेक्ट से हीट जो है वो एक गर्म ऑब्जेक्ट में ट्रांसमिट की जा सके। बेसिकली हीट क्या होती है यहाँ पर जो गर्म ऑब्जेक्ट होता है जो हाई टेम्परेचर पर होता है, यानी हाई टेम्परेचर वाले से हीट लेकर लो टेम्परेचर वाले को हीट दी जाती है। बेसिकली ऐसा होता है। यदि हम बोलें रिवर्स प्रोसेस की यदि हम बात करें तो रिवर्स प्रोसेस में क्या हो जाएगा, सिंक से वो हीट लेगा, है ना, और वो क्या करेगा यहाँ पर बदले में सोर्स को रिलीज़ करेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना, सोर्स के पास क्या यहाँ पर सोर्स का हाई टेम्परेचर है। जनरली हीट ट्रांसमिशन कैसा होता है, हाई हीट वाले से लो हीट वाले की और हीट ट्रांसमिट होती है। बेसिकली ये चीज़ आपको पता है। आरी बात यहाँ पर समझ, दैट मीन्स पॉसिबल क्या यहाँ पर कि वो सोर्स से ले और सिंक को डोनेट, सिंक पर रिलीज़ करे, ना कि सिंक से लेकर के ठीक उतना ही अमाउंट वो सोर्स को दे सकता है। वही चीज़ है, उन्होंने वही चीज़ बोला, हीट इंजन से रिलेटेड है ये चीज़ भी आपकी। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि ठंडी से गर्म ऑब्जेक्ट की ओर या बॉडी की ओर हीट ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। और ये हीट ट्रांसमिशन यदि आप कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा उस प्रोसीजर के दौरान या ड्यूरिंग प्रोसीजर। आरी बात यहाँ पर समझ, पॉसिबल नहीं है, पर यदि पॉसिबल बनाना है तो वर्क आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सारी चीज़ें जो है ना बेटा, सारे स्टेटमेंट जो है आपस में लिंक है, बस समझने की देरी यहाँ पर। और ये किस पर एप्लीकेबल है, ये स्टेटमेंट कहाँ पे अप्लाई किया गया वो देख सकते हैं। टू अ रेफ्रिजरेटर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जब ये हाई से लो टेम्परेचर वाली बात आती है ना, सॉरी हाई से लो बोलती, लो से हाई टेम्परेचर की बात आती है बेसिकली, तो हम फ्रिज की ओर हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि फ्रिज भी वही वर्किंग है, फ्रिज का भी इसी वर्किंग पर बेस्ड है। फ्रिज जो रेफ्रिजरेटर है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया, बट रेफ्रिजरेटर में भी बेसिकली यही होता है ना। जो हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उसका टेम्परेचर, उसकी हीट क्या होती है, ज़्यादा होती है, और फ्रिज क्या कर देता है, हीट को कम कर देता है, हीट को कम कर देता है यहाँ पर। दैट मीन्स वो क्या करता है, लो हीट, है ना, लो हीट से हाई हीट में क्या करता है, हीट को ट्रांसमिट करता है। बदले में क्या करना पड़ता है, वर्क उस पर परफॉर्म करना पड़ता है। खैर उसके कॉन्सेप्ट पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो क्लाउसियस स्टेटमेंट है ये एक्चुअली में अप्लाई किया गया रेफ्रिजरेटर पर। तो रेफ्रिजरेटर जो है वो क्लाउसियस के स्टेटमेंट पर बेस्ड है, आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर है, जो इफिशिएंसीज ऑफ रेफ्रिजरेटर है, उसका जो कुछ भी मैथ्स है उस पर आप क्लाउसियस का स्टेटमेंट देखेंगे। क्लाउसियस के स्टेटमेंट्स पर वो वर्क करता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं और ये थर्मोडायनामिक्स आपका खत्म हो जाता है। आप चाहे तो लिमिटेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक बार देख सकते हैं। होप आप लोगों का थर्मोडायनामिक्स आपको समझ आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ